हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं भाई हमारे लास्ट लेक्चर के ऊपर। थर्ड चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे वेरी करती हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट और अप टू डाउन कैसे वेरी करती हैं, इंक्रीज डिक्रीज, क्या ऑर्डर इनका रहता है, ये हमने पढ़ा है। अब आज के लेक्चर में हम लोग भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट किस तरह के कंपाउंड बनाएगा। क्या ये केमिकल बिहेवियर भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। यही आज के दिन हमें पढ़ना है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं भाई डायरेक्टली। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला ट्रेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी के अंदर। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखो। मान लो कोई एलिमेंट का एग्जांपल मैं लेता हूं। पी ब्लॉक का एक एलिमेंट हो गया कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग थोड़ा सा और ओपन करके लिखें तो 2s में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन और 2p में भी होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, चार इलेक्ट्रॉन हुए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट इसको कंप्लीट करना है। तो या तो ये चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अगर ये चार इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर गेन कर लेगा तब इसके ऊपर चार्ज आएगा -4। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तब इसके ऊपर चार्ज आएगा +4। अब ये चार्जेस जो है ना, ये चार्जेस तब आते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का या तो कंप्लीट डोनेशन हो जाए या फिर कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले। लेकिन चार इलेक्ट्रॉन्स को ना तो डोनेट करना आसान है ना एक्सेप्ट करना आसान है। इसलिए कार्बन क्या प्रेफर करता है भाई, कार्बन प्रेफर करता है कि वो शेयरिंग करके बॉन्ड बना ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना ले। अब यहाँ पर आता है मेन कॉन्सेप्ट। कार्बन का बॉन्ड अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बन जाए, मान लो कि चार ऑक्सीजन एटम्स के साथ में इसका बॉन्ड बना हुआ है, चार ऑक्सीजन एटम्स के साथ में इसका बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, कार्बन ने एग्जैक्टली डोनेट तो नहीं किए अपने इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयर किए हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेंगे, कार्बन की तरफ कम रहेंगे। कार्बन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, हम लोग बोल सकते हैं चार ऑक्सीजन एटम्स की वजह से ये पार्शियल चार्ज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बन पर और नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज बढ़ जाएंगी ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एग्जैक्ट डोनेशन नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इस स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वो +4 है। +4 चार्ज में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो जाता तब हम लोग ये बोल देते कि कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड के अंदर चार्ज का जब पोलराइजेशन हो जाए, उस चार्ज सिर्फ पार्शियल, तब वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई इन ऑक्सीजन एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कितनी है, -1 यहाँ पर है। चारों ऑक्सीजन एटम्स की
जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो हो गई -1 और कार्बन की हो गई +4। यहीं पर मैं आपको एक और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेगा, +4 करेगा +3 करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं ना, मान लो मैं नाइट्रोजन का इस बार एग्जांपल दे रहा हूँ। कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3। 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, इसलिए वो 4 बॉन्ड बना सकता। यहाँ पर वैलेंस में 5 है, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है भाई हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। बस यही समझ लो, यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो अगर नाइट्रोजन कोई भी कंपाउंड बनाएगा, मान लो कि NH3 बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में ये बाउंड कर सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, -3, और तीनों हाइड्रोजन्स की कितनी हुई भाई, +1। तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे बना हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बार है, इसलिए नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -3। ये -3 जो है ये चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही तीनों हाइड्रोजन्स की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +1 +1 +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का एटम, वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी कैन डिक्टेट व्हाट कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, तो हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड कौन सा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है यहाँ पर Na2O। हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं पहले सोडियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या कंपाउंड बनना चाहिए। देखो, सोडियम की लास्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए आसान है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ही पसंद करेगा। तो सोडियम की सबसे फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुई, वो क्या हो गई भाई, +1 हो गई। ऑक्सीजन जो है वो है लास्ट थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, मतलब इसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई, -2। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर सोडियम एलिमेंट का और ऑक्सीजन एलिमेंट का कोई कंपाउंड बनना है तो वो कैसे बन सकता है भाई, कंपाउंड में तो टोटल तो कोई चार्ज होगा नहीं, न्यूट्रल बनना चाहिए। तो 2 सोडियम के एटम लगेंगे जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। 2 सोडियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। सोडियम के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, Na2O। इस वजह से सोडियम और ऑक्सीजन के मिलने से Na2O बनता है। सिमिलरली एक कंपाउंड है F2O। यहाँ पर देखो भाई, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। फ्लोरीन को चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अब यहाँ पर कैसे होगा भाई, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात क्या है, ये असल में चार्ज डोनेट नहीं करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डोनेशन यहाँ पर नहीं होने वाला। यहाँ पर बॉन्ड शेयरिंग के साथ ही बनना है। बस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, क्योंकि सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो इसने इलेक्ट्रॉन आराम से दे दिया था। यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ही रहेगी, ऑक्सीजन की चेंज होके क्या हो जाएगी, +2। तो
ऑक्सीजन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कंपैरेटिवली अगर देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा ही लेगा। अभी अगर इस चार्ज को बैलेंस करना है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को मिला के कंपाउंड बनाना है, तो चार्ज बैलेंस कैसे होगा? फ्लोरीन के 2 एटम लगेंगे, ऑक्सीजन का 1, इस तरीके से F2O कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो एलिमेंट जब मिलेंगे तो कंपाउंड कौन सा बनाएंगे। ये थी वही ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, थोड़ा सा और स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। यूजिंग पीरियोडिक टेबल predict the formulas of compound which might be formed by following pair of elements। दो एलिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं, बताना है, प्रिडिक्ट करो कौन सा कंपाउंड बनेगा। सिंपल, सिलिकॉन भाई कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2 3p2। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, या तो +4 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर -4 होगी। ब्रोमीन हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है, कौन से नंबर पे आता है भाई? फिर कल बाहर आई आंटी, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। 4s2 4p5, ये कन्फिग्रेशन होगी। लास्ट में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो +1 या फिर -1, ये होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके ऊपर पॉजिटिव रहेगी, किसके ऊपर नेगेटिव रहेगी? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्योंकि हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में। वैसे भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ही होती है। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर इसकी ज्यादा है, इसलिए ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1, और सिलिकॉन की हो जाएगी +4। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। +4 सिलिकॉन, -1 ब्रोमीन, इनका कंपाउंड बनाना है। देखो ओवरऑल चार्ज को हमें बैलेंस करना है ना? तो सिलिकॉन का एक एटम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आएगा। ब्रोमीन के कितने एटम हमें चाहिए होंगे? ब्रोमीन के 4 एटम चाहिए होंगे, ताकि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के एक तरीके से -4 हो जाए और चार्ज यहाँ पर बैलेंस हो जाए। Si सिलिकॉन का लगेगा एक एटम, ब्रोमीन के लगेंगे 4 एटम, SiBr4। तो ये कंपाउंड जो है बनेगा जब सिलिकॉन और ब्रोमीन आपस में कंबाइन करेंगे। देखो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है सिलिकॉन, जिस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी यहाँ पर 4 ही बना रहा है। आगे देखो भाई, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। अभी यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम जो है वो बोरोन फैमिली का एलिमेंट है ना? बोरोन फैमिली क्या थी? बैंगन आलू गाजर की थाली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह इसके अंदर आते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? इसकी कन्फिग्रेशन होगी 3s2 3p1। बोरोन फैमिली का एलिमेंट है, p ब्लॉक का पहले ग्रुप का एलिमेंट है। 3s2 3p1, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 या तो -3। किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, क्या कन्फिग्रेशन होगी? 3s2 3p4, ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी। सल्फर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नेगेटिव, और एल्यूमिनियम की हो जाएगी पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम की +3, सल्फर की कितनी? -2। ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये हो गई भाई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ कंपाउंड कैसा बनेगा? देखो ओवरऑल जितना पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, उतना ही नेगेटिव भी होना चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए। तो 3 प्लस का है और 2 माइनस का है। यहाँ पर ना आपको एलसीएम वाला तरीका बहुत काम में आएगा, है ना? आप एक कॉमन फैक्टर दोनों का यहाँ पर चूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम +3, सल्फर -2। आप लोग चाहो तो हीट एंड ट्रायल से भी ये चीज कर सकते हो। एक एक एटम अगर हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा? ALS। क्या टोटल चार्ज बैलेंस हुआ? जी नहीं। यहाँ पर सही तरीका क्या होगा भाई? इसके हम लोग ले लेते हैं 2 एटम, और इसके ले लेते हैं 3 एटम। इस तरीके से क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा
+6 और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -6। ऐसे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स बैलेंस करेंगी दोनों के एटम्स को। मतलब टोटल पॉजिटिव अगर टोटल नेगेटिव के बराबर हमें बनाना है तो एल्यूमिनियम के लगेंगे 2 एटम, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के एटम्स पर टोटल +6 चार्ज हो जाएगा और 3 सल्फर के एटम्स पर -6 चार्ज हो जाएगा। तो सल्फर के चाहिए होंगे 3 एटम। तो एल्यूमिनियम और सल्फर मिलके जब कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला ये बनने वाला है। ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये था एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 3.8। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैप्टर 1 की याद आएगी। व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन। दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग मास रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। एक बार कंबाइन कर रहे हैं 1:8 में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8। बताओ क्या कंपाउंड बनेगा। ये मास का रेशियो हमें दिया हुआ है। अभी यहाँ पर देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। 1:8 ऑक्सीजन एटम का, एक सिंगल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है 16। अगर हम लोग रेशियो 1:8 रखना चाहते हैं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2:16। 2:16। 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का और 2 एटॉमिक मास होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स का। तो मतलब ये जो मास का रेशियो है ये कैसे आया है भाई, 2 हाइड्रोजन के एटम्स थे, एक ऑक्सीजन का एटम था H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 इस मास रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, H2O की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है भाई, अगर ये दोनों 1:16 में कंबाइन करें तब क्या होगा, देखो H और O का रेशियो हमें बताना है। मास होता है 1:16। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, हम लोग इस हिसाब से अगर देखेंगे ना तो क्या कंपाउंड बना देंगे भाई, HO बना देंगे, है ना। HO क्या वाकई में कोई कंपाउंड होता है, जी नहीं। तो यहाँ पर अगर सही कंपाउंड बताना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तरीका हमें काम में लेना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तरीका क्या कहता है, ऑक्सीजन अगर -2 है तो 2 बॉन्ड तो ये बनाएगा ही बनाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तभी आंसर सही निकलेगा। सही कंपाउंड क्या होगा भाई, इस रेशियो को करो 2 से मल्टीप्लाई, 16 का हो जाएगा 32। मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स, तो H2O2। ये सही फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरीके से। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, हाइड्रोजन के ऊपर है +1, इस हाइड्रोजन के ऊपर +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखो भाई, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बना होता है तब वहां पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बोल देते हैं। अगर दोनों एलिमेंट सेम हो, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर भी सेम है, तो क्या किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जी नहीं, वहां पर नहीं होगा। तो ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन की ही वजह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो सकता। यही रीजन है अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे की -2। ऐसा नहीं होगा। जब सेम एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है कोई भी एलिमेंट तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 होती है। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन गैस अगर है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी, +3 और -3 नहीं होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तब ये काम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला। हाइड्राइड का क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है। फॉर एग्जांपल लिथियम ने कंबाइन करके कंपाउंड बनाया, लिथियम
हाइड्राइड, सोडियम ने बनाया सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम ने बनाया पोटेशियम हाइड्राइड। तो ये जो फॉर्मूला है हाइड्राइड का, ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है भाई, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। पहला ग्रुप जो है एल्कली मेटल वाला, एली ना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +1। तो यहाँ पर इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, मतलब कि मेटल्स की। और क्योंकि मेटल्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होगी। तो हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। कैल्शियम, ये है भाई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। इसी वजह से 2 हाइड्रोजन के साथ में ये कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। तो हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 13वें ग्रुप के एलिमेंट आ गए भाई, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। बोरोन फैमिली 3 बॉन्ड बनाएगी, कार्बन फैमिली 4, नाइट्रोजन फैमिली 3 ही बनाएगी। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट में थे, तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ में कंबाइन करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग हाइड्राइड का फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी ऑक्सीजन के साथ में जब कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर ये एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड हमको दिए हुए हैं, लिथियम के, सोडियम के और पोटेशियम के ऑक्साइड। ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है -2। लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्कली मेटल्स हैं तो इनकी होती है +1। और -2 को अगर बैलेंस करना है +1 से तो 2 एटम हमें लगेंगे। इसीलिए जो मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला क्या बना भाई, M2O। मतलब एल्कली मेटल जो था उसके 2 एटम लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लगेगा कंपाउंड बनाने में। तो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैलेंसी से ही। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप आ गया भाई, एल्कली अर्थ मेटल्स वाला। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। इसीलिए दोनों का एक एक एटम मिलके ही चार्ज को बैलेंस कर देगा और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। बोरोन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल आप लोग लिख सकते हो भाई, 2 एटम यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। बोरोन को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे और बढ़िया से। ये बेसिकली डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में चिपक के रहते हैं इसके। लेकिन बाकियों को अगर हम लोग देखेंगे तो सेम वे में ये चीज वेरी कर रही है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, बोरोन के ऊपर है +3, एल्यूमिनियम के ऊपर है +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन के एटम, टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 2 -6। और 2 एल्यूमिनियम के एटम्स, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया दोनों पे, 3 2 +6। तो इस तरीके से चार्ज जो है बैलेंस रहेगा। तो मतलब कि 13th ग्रुप के जो ऑक्साइड हुए उनका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, उनका फॉर्मूला हो गया ये A2O3। मतलब 13th ग्रुप के एलिमेंट के एटम होंगे 2 और ऑक्साइड ऑक्सीजन के एटम होंगे 3, A2O3। ये जनरल फॉर्मूला एक बन गया। कार्बन फैमिली में उसके ऑक्साइड्स देखो, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2 और इनके ऊपर होता है +4। तो ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए होंगे टोटल चार्ज को बैलेंस करने के लिए। प्लस चार्ज +4 है, नेगेटिव चार्ज -4 हो जाएगा अगर 2 ऑक्सीजन एटम आएंगे। तो इस वजह से ये फॉर्मूलाज बन जाएंगे भाई कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स की, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखेगी, ऑक्सीजन फैमिली का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन फैमिली में खुद ऑक्सीजन का ऑक्साइड क्या होगा, O2 होगा, है ना। सल्फर के लिए देखो 3 यहाँ पर है ऑक्सीजन, टोटल नेगेटिव चार्ज -6। सल्फर यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
तो यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो गई ये भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा था कि ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं उसके। यहाँ पर 6 कैसे बना लिए ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे भाई ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा टॉपिक। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना ये डायगोनल रिलेशनशिप का है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे भी, लेकिन सेकंड पीरियड जो होता है, सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट थे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है ना ये बहुत ही अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं एज कंपेयर टू लोअर पीरियड एलिमेंट्स। तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट है जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम वगैरह, उनसे काफी ज्यादा अलग बिहेवियर होता है। 2p सीरीज के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनके अंदर अलग तरीके का बिहेवियर होता है। एक बिहेवियर तो होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप। ये बेसिकली क्या है देखो, पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरीके की होती है, शुरू के 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक के हैं, बाद के 2 ग्रुप जो बनाए हुए हैं ये पी ब्लॉक के हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है भाई, लिथियम की मान लो कुछ एटॉमिक रेडियाई है, लिथियम की कुछ ना कुछ एटॉमिक रेडियाई है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। यहां से यहां पर रेडियाई क्या करी होगी, डिक्रीज करी होगी, और जब अप टू डाउन जाते हैं तब करती है इंक्रीज, तब करती है इंक्रीज। तो अगर हम लोग डायगोनली देखें, जब हम लोग लिथियम से मैग्नीशियम पर गए हैं, लिथियम का डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। जब हम लोग लिथियम से मैग्नीशियम पर गए हैं तब रेडियाई एक बार डिक्रीज हुई है और एक बार इंक्रीज हुई है, एक बार डिक्रीज हो गई एक बार इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के लिथियम की और मैग्नीशियम की रेडियाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बाकी एलिमेंट से अगर कंपेयर करें तो इसकी एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयोनिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर सी हो जाएगी। ये होता है बाय डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप। इनकी रेडियाई का सिमिलर होना डायगोनल रिलेशनशिप की ही निशानी है। लिथियम की और मैग्नीशियम की आयोनिक रेडियाई का बराबर होना इसी चीज का इन्फ्लुएंस है, इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। सेम तरीके से बेरिलियम भी जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप को दिखाता है, क्योंकि देखो बेरिलियम से बोरोन तक रेडियाई डिक्रीज होगी, बोरोन से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होगी, यहाँ पर डिक्रीज यहाँ पर इंक्रीज। तो अगर डायगोनली देखें, बेरिलियम से एल्यूमिनियम तक एक बार डिक्रीज हुई है और एक बार फिर से इंक्रीज हुई है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही आ जाएगी। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है किसी एलिमेंट की, लिथियम की, वो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो है, लिथियम का डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसके साथ में सिमिलर आ रही है। प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स टू द डायगोनली अपोजिट एलिमेंट, इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो सेकंड पीरियड की हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट बहुत ही अलग बिहेवियर दिखाते हैं, उसी का अगला ट्रेंड हम लोग करते हैं भाई, बॉन्डिंग इन सेकंड पीरियड। जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, किस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स में बॉन्ड बनाएंगे, अगर कोई भी कंपाउंड बना रहा है सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो वो कंपाउंड किस तरीके का होगा, वो बहुत अलग पैटर्न देखने को मिलता है भाई सेकंड पीरियड में। रीजन क्या है इसका, देखो रीजन हम लोग देखते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट इन पी ब्लॉक शोज डिफरेंट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम होते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीचे होता है भाई बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, कैसे गए सनम पंजाब, नई प्रोडक्शन आई ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना। हाँ जी, इस तरीके का कुछ होता है हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर देखो,
ये है हमारे पास सेकंड पीरियड। n की वैल्यू है 2। सेकंड चैप्टर पे हम लोग जा रहे हैं वापिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा। सेकंड पीरियड में कौन से सब शेल होते हैं? 2s होता है, 2p होता है। कौन से ऑर्बिटल होंगे? 2s होगा। 2p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते थे? 3। 2px, 2py, 2pz। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास? 4 हो गए भाई। 4 हो गए, ऑर्बिटल्स ही 4 हैं। तो मतलब सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। 4 तो मैक्सिमम है ना, क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा अगर बॉन्ड भी बनाएगा तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और काफी सारे तो 4 भी नहीं बना पाते। ऑर्बिटल्स के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स देखो भाई, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये कितने बना सकते हैं? थर्ड शेल में कौन सी सब शेल होंगी? 3s होगी, 3p होगी, 3d भी होगी। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3s में एक ऑर्बिटल हो गया, 3p में 3 ऑर्बिटल हो गए, है ना, 3px, 3py, 3pz ऐसे। 3d में 5 ऑर्बिटल हो गए। 3d में 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 ऑर्बिटल के नाम भी हमने किए हुए हैं, dxy, dyz, dzx, ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है dz स्क्वायर। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, 9। 9। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम 9 बॉन्ड तक ये बना सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है सारे 9 बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत सारे यहाँ पर हो गए हैं, इस वजह से क्या होगा भाई, इस वजह से ये काफी सारे बॉन्ड्स जो है बना सकते हैं। 4 से ज्यादा एक्सीड भी कर सकती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अभी डी ऑर्बिटल जो है ना, वो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का खाली होता है भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसमें। मान लो अगर हम लोग सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ऑक्सीजन फैमिली के 2 एलिमेंट लेते हैं, एक ऑक्सीजन खुद, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2, 2p4। एक ले लेते हैं ऑक्सीजन से नीचे वाला एलिमेंट, क्या? सल्फर। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2, 3p4, 3d0। डी सब शेल यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं। 2s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में थे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिटल खाली हुए जो कि बॉन्ड बना सकते हैं? देखो, 2 ऑर्बिटल हमें दिख रहे हैं जिनमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। अगर हाइड्रोजन के साथ में ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल देगा, एक यहाँ पर, 2 बॉन्ड इस तरीके से बन जाएंगे। ऐसे ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का, और मोलिक्यूल बन जाएगा H2O। अभी यहाँ पर देखो सल्फर की तरफ, 3s2, 3p4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 यहाँ। 3d पूरा खाली पड़ा है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। 3d जो है वो सल्फर के अंदर पड़ा हुआ है खाली। अब जब बॉन्ड ये बनाता है ना, तब ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3d में, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा दूसरे 3d में। तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब बॉन्ड बनते हैं तब एक प्रोसेस होती है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि अगले चैप्टर में स्टडी होगी। तो बेसिकली वो क्या करेगी, उससे क्या होगा भाई, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा 3d में। यहाँ पर इस 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा अगले वाले 3d में। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? 2, 2, 4, 2, 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड्स भी बना पाएगा। सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 तक भी ले जाएगा, और
सल्फर सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 तक भी ले जाएगा एक कोवेलेंट कंपाउंड में, जबकि ऑक्सीजन के पास क्योंकि सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, इसलिए ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बना सकता है। न्यूट्रल स्टेट में कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाने हैं ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 ही बना सकता है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बना पाता है। तो यहाँ पर इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग के मामले में सेकंड पीरियड के एलिमेंट थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाते, ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना पाते, लेकिन जो नीचे के एलिमेंट है वो देखो सल्फर की तरह 6-6 बॉन्ड भी बना पाएंगे। ये रीजन है भाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ना शो करने का। डी सब शेल नहीं है, 5 डी ऑर्बिटल कम है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड, अच्छा ये चीज मैंने मेरे ख्याल से एक्सप्लेन ही कर दी। BF4 का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, बोरोन फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पर बोरोन फैमिली में बेसिकली कौन से एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। बोरोन और एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो देखो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 2p1, नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए भाई यहाँ पर 3। ओवरऑल चार्ज क्योंकि नेगेटिव दे रखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन भी करवा रखा है इसको, तो क्योंकि टोटल नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है हो गए। बोरोन ने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 4 फ्लोरीन्स के साथ में इसने बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट हो गया इसका कंप्लीट कंपाउंड। क्या बन गया, BF4 नेगेटिव। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने के बावजूद भी मैक्सिमम बॉन्ड इसने कितने बनाए, 4। यही रीजन है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, यहाँ पर हमने लिखा सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि थर्ड का बना सकता है 9 तक। यहाँ पर बोरोन ने 4 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन्स के साथ। हाउएवर थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसके पास 9 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए उनकी जो वैलेंसी है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 के बियॉन्ड भी जा सकता है। एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, लेकिन क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 3 और यहाँ पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए एल्यूमिनियम के पास। 6 फ्लोरीन्स के साथ में इसने बना लिया अपना बॉन्ड और AlF6 3 नेगेटिव, ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कितने बॉन्ड इसने बना लिए, यहाँ पर इसने 6 बॉन्ड बना लिए। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। रीजन क्या है भाई, डी सब शेल का प्रेजेंट होना, 5 ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होना, 5 एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होना, टोटल 9 ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होना, इस तरीके से। सेकेंडली देखो भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है ना वो डबल बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रीजन क्या है देखो, 2p ऑर्बिटल जो होते हैं भाई उनका साइज होता है स्मॉल। p ऑर्बिटल सबसे छोटा साइज का प्रेजेंट ही सेकंड शेल में होता है 2p। पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से, मतलब इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, इस तरीके से p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करके कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है। नीचे के एलिमेंट्स में अगर देखोगे तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 3p का साइज अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके का होगा 3p का साइज। इनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है, 3p के बीच में पाई बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, वो p की ओवरलैपिंग जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ये जो स्ट्रोंगर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है ये भी 2p एलिमेंट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है सिंगल से ज्यादा बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उनके एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 2p की बेसिकली हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़ी हैं, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, जो कि बाकी पीरियोडिक टेबल के p ब्लॉक के एलिमेंट से अलग है।
पहली क्या थी भाई, वो एक डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे थे डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ऊपर नहीं जा पाती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, पाई बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऐसे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो बाकी की पीरियोडिक टेबल से थोड़े से अलग है। अभी भाई ये क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोवैलेंसी है, क्या वो दोनों चीजें सेम है। एल्यूमिनियम के लिए क्या ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम है, तो देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता, यहाँ पर बात आती है भाई केमिकल बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स हमने आज तक 3 तरीके के पढ़े हैं। एक था कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं। ए भी मान लो दो एटम थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। एक दूसरे तरीके का बॉन्ड भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो हम लोग स्टडी करते हैं। मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी एटम के पास थे और वो उसने डोनेट किए हैं ए को, तो क्या वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इस तरीके के डोनेशन की वजह से कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट नहीं होती है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें इसी तरीके का बॉन्ड है भाई। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि भाई वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी सीधा सा मतलब है कि बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, तो देखो एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ और 5 बॉन्ड हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वैलेंसी तो इसकी हो गई 6। लेकिन अगर हम लोग देखें भाई ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो वो कैसे निकलेगी। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम के साथ, वो बनाता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वजह से कोई पार्शियल चार्ज नहीं आता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जनरेट नहीं होती। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है तो क्या तरीका होगा भाई, यहाँ पर भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम के ऊपर मान लेते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज है x, टोटल पॉजिटिव चार्ज है x। क्लोरीन भाई हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है और एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। क्लोरीन की वजह से यहाँ पर चार्ज आना चाहिए -1। वाटर मॉलिक्यूल एक टोटली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। तो ओवरऑल चार्ज जो होगा मॉलिक्यूल के ऊपर या फिर कंपाउंड के ऊपर, वो एल्यूमिनियम की वजह से होगा x और क्लोरीन की वजह से होगा -1। टोटल चार्ज कंपाउंड पे दे कितना रखा, +2। तो टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए +2 के। तो x -1 को हमने बराबर रख दिया +2 के। टोटल चार्ज एक बार हमने फॉर्मूले के हिसाब से लगा निकाला और दूसरा टोटल पॉजिटिव चार्ज हमें दे ही रखा है ऊपर। यहाँ पर x -1 बराबर है +2, x बराबर हो गया +2 +1, माइनस का उधर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर टोटल हो गया +3। एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गई +3। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चीजें सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पूरा चैप्टर होता है क्लास 12 में, वहां पर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगला ट्रेंड हम लोग स्टडी करते हैं भाई केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट कम रिएक्टिव हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो देखो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम्स पे जो ग्रुप होते हैं, मतलब लेफ्ट मोस्ट ग्रुप पहला ग्रुप और राइट मोस्ट ग्रुप, वो हेलोजन, वो हमारी नोबल गैसेस को एज ए एक्सेप्शन हम लोग दूर कर देते हैं भाई। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो रिएक्टिव नहीं होती ज्यादा, उससे इधर वाला ग्रुप है क्लोरीन वाला ग्रुप, हेलोजन फैमिली। तो एक तरीके से लेफ्ट मोस्ट वाला ग्रुप जो कि है एल्कली मेटल्स मेटल्स वाला, और राइट मोस्ट वाला ग्रुप जो कि है हेलोजन फैमिली, ये दो ग्रुप्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। रीजन क्या है भाई, एल्कली मेटल्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और हेलोजन फैमिली को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्योंकि सिर्फ एक
इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट है दोनों को। एल्कली मेटल्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है बाहर, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। बहुत कम एनर्जी को गेन करके ही उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सिमिलरली जो हैलोजन फैमिली होती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बहुत स्टेबल आयन बना लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट उनका हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो थी वो हैलोजन्स की सबसे ज्यादा नेगेटिव थी। आयोन मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो थी वो किसकी थी? हैलोजन्स की थी। मतलब जब हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। ये रीजन है भाई दोनों की सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने की। मेटल्स क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एस ब्लॉक के? एल्कली मेटल्स, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो कम है, जो इंथैल्पी उनको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए चाहिए वो बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, वो हैलोजन्स की सबसे ज्यादा नेगेटिव है, सबसे ज्यादा एनर्जी उनमें रिलीज होती है, इसलिए हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रीजन है भाई लेफ्ट मोस्ट ग्रुप के और राइट मोस्ट ग्रुप के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने का। एक और प्रॉपर्टी है भाई जो कि लिखी हुई है यहाँ पर, मेटेलिक बिहेवियर डिक्रीज अलोंग ए पीरियड एंड इंक्रीज इन द ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज करता है और पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है। रीजन क्या है देखो, मेटेलिक बिहेवियर का यहाँ पर क्या मतलब है? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे दें। इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किनके लिए आसान है? एल्कली मेटल्स के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना किसके लिए आसान है? हैलोजेंस के लिए। तो लेफ्ट से राइट तक हम लोग जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, मेटेलिक बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स को अगर हम लोग देखें भाई, ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें, कैसे याद रखते थे फर्स्ट ग्रुप को? है वी नाम की, इस तरीके से। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। इसलिए सीजियम के लिए कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा आसान है। तो इस वजह से जो मेटेलिक बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो अप टू डाउन इंक्रीज करती है। मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। ये रीजन है मेटेलिक बिहेवियर के इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स की। डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट डिफरेंट तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और डिफरेंट ग्रुप्स के ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज हमने देखे थे, है ना, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर देखो, एस ब्लॉक के कुछ ऑक्साइड लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, Na2 सोडियम ने ऑक्साइड बनाया था। यहाँ पर पी ब्लॉक में 13th ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड है, जैसे कि एल्यूमिनियम का हो गया डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसे ही आर्सेनिक का हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये यहाँ पर बनाए हुए हैं। और हेलोजेंस के ऑक्साइड यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये वो ऑक्साइड है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स बना रहे हैं, ये वो ऑक्साइड हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट मिडल वाले एलिमेंट्स बना रहे हैं, बीच वाले। और ये वो ऑक्साइड है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड वाले एलिमेंट्स बना रहे हैं। अभी अगर इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एसिडिक और बेसिक किस फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाली प्रॉपर्टी, है ना। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो क्योंकि लेफ्ट में जो थे वो मेटल्स के ऑक्साइड थे, वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पसंद करते हैं। लेफ्ट साइड में जो हेलोजेंस के ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इनके लिए मुश्किल है, एक्सेप्ट करना आसान है। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो होता है एसिड। इसलिए
हेलोजेंस के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और हेलोजेंस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बीच वाले एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। अगर एसिड के साथ में इनको आप लोग रख दोगे तो ये बेस की तरह काम करेंगे, और अगर बेस के साथ में इनको रख दोगे तो ये एसिड की तरह काम करेंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, जो न्यूट्रल फेज में अकेला अगर हो तो वो ना ज्यादा एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, लेकिन अगर बेस के साथ में उसको रख दोगे तो वो एसिड की तरह काम करने लग जाएगा। अगर एसिड के साथ में उसका कुछ भी आप कंपाउंड बना दोगे तो वो बेस की तरह काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड वेरी करती हैं भाई। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक, और बीच वाले एलिमेंट्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक। आगे देखो भाई, Na2O, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि Na2O जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है और ये जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो देखो, अगर आप इनको वाटर के साथ में ट्रीट कर रहे हो, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, इसके साथ में रिएक्शन करवा के देख लो, वहां से पता चल जाएगा कि ये एसिडिक था या फिर बेसिक था। तो देखो भाई, Na2O जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है भाई, ये बना लेता है NaOH। NaOH ये होता है भाई हमारे पास एक बेस। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि Na2O जो है वो एक्वस मीडियम में पानी के अंदर एक बेस की तरह काम करेगा। तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बना रहा है, उस हिसाब से भी हम लोग ये देख सकते हैं कि एलिमेंट का जो ऑक्साइड है एसिडिक होगा या फिर बेसिक। सिमिलरली क्लोरीन का ऑक्साइड जो है Cl2O7, इसकी जब वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो ये बनाता है भाई HClO4। HClO4 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H प्लस आयन से देता है। HClO4 किसमें डिसोसिएट हो जाता है बड़े आराम से, H प्लस Cl4 नेगेटिव में। NaOH किसके अंदर डिसोसिएट होता है, Na प्लस OH नेगेटिव। इस हिसाब से हम लोग वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बन रहा है उसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट का ऑक्साइड था एसिडिक था या फिर बेसिक था। Na2O जो है वो एक बेस बना रहा था, इसलिए Na2O को हम लोग बोल सकते हैं एक बेसिक ऑक्साइड। Cl2O7 जो था वो एक एसिड बना रहा था वाटर के साथ रिएक्शन करके, जो कि H प्लस आयन देता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे हम लोग देख सकते हैं भाई। लास्ट टॉपिक है मेटेलिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। देखो, हमने देख लिया भाई एस ब्लॉक के जो एलिमेंट थे वो मेटल हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो ज्यादातर नॉन मेटल हैं। इनके बीच में आता है एक और ब्लॉक, डी ब्लॉक। यहाँ पर इनका मेटेलिक बिहेवियर कैसा है, तो देखो भाई, atomic as well as ionic radii of d block elements lie in between s and p block elements। इसका क्या मतलब है, देखो, यहाँ पर था एच ब्लॉक, यहाँ पर था पी ब्लॉक। कुछ इस तरीके की हमारी पीरियोडिक टेबल जो है थी। यहाँ पर था हमारा डी ब्लॉक, ठीक है। लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई दोनों ही क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। एस की सबसे ज्यादा थी, पी की सबसे कम थी, डी की इनके बीच में होगी। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई दोनों की बीच की होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। यही रीजन है कि इनका मेटेलिक बिहेवियर भी जो है ना वो इन दोनों के बीच का ही होता है। ना तो ये इतने ज्यादा मेटेलिक होते जितने एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ना ही ये इतने ज्यादा नॉन मेटेलिक होते जितने की पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ना वो एस और पी ब्लॉक के बीच में ही कहीं लाई करती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो कि क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एस और पी के बीच में ही लाई करती है। तो इनकी जो मेटेलिक बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं एस और पी के बीच के एलिमेंट्स का जितना ही होता है। अच्छा, सेम केस हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक वाला, है ना, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ कहीं लाई करते हैं।
लैंथेनम और एक्टिनम की पूरी सीरीज यहाँ पर होती है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो इसी वजह से जो मेटेलिक बिहेवियर है, मेटेलिक बिहेवियर ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज लेस देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उनसे कम मेटेलिक बिहेवियर है। रीजन क्या है भाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का थोड़ा सा ज्यादा होना। आगे क्या है? ऑल्सो देर इज वेरी लेस वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई विद इन द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के विद इन अगर हम लोग बात करें, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं क्या क्या थे, देखो, एससी तिवारी का करे मन फे को नी का जुखन यारी जरा निभा मोट तक रुकावट राह पड़े आग में कूद। यहाँ पर एक और लाइन थी लैंथेनम सीरीज वाली, ला हफ्ता वरना, ऐसे इस तरीके से आप लोगों को याद होगी शायद। तो यहाँ पर अगर हम लोग विद इन द पीरियड बात करें, विद इन द डी ब्लॉक याद करें, तो लेफ्ट से राइट ना एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये रेडियाई जो है दी हुई है भाई, ना तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में वेरिएशन होता है एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियाई का, और ना ही एक रेगुलर वेरिएशन होता है कि बिल्कुल डिक्रीज ही कर दी गई, नहीं, ऑलमोस्ट बराबर सी ही रहती है। ज्यादा से ज्यादा 20-30 पिकोमीटर के बीच में पूरा का पूरा पीरियड एडजस्ट हो जाता है। स्कैंडियम की है 211, जिंक की है 139। यही अगर आप इनको कंपेयर करोगे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट को, देखो यहां पर इसको कंपेयर करोगे, और अगर जिंक को कंपेयर करोगे यहाँ वाले एलिमेंट से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन विद इन द पीरियड उतना ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इनका जो मेटेलिक बिहेवियर है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है। इनका मेटेलिक बिहेवियर डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज पे ना डिपेंड करके ना, वो डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो वो पूरा एक अलग टॉपिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक चैप्टर भी आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी इनके बारे में अच्छा खासा स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या समझ गए भाई, इनका जो मेटेलिक बिहेवियर होता है वो एस ब्लॉक से थोड़ा सा कम होता है, और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ना, ये आप लोग देखोगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, इनके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी शो कर देंगे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये फर्क है भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अच्छा एक और चीज, क्योंकि अलोंग ए पीरियड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है आयोनिक रेडियाई में, इसी वजह से जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है अलोंग द डी ग्रुप। डी ग्रुप के विद इन जो 10 एलिमेंट है उनमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। इसीलिए मेटेलिक बिहेवियर भी सभी एलिमेंट्स का सिमिलर सा ही रहता है। सारे के सारे एलिमेंट जो थे डी ब्लॉक के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो सेम सा ही मेटेलिक बिहेवियर दिखाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखाते हैं। तो ये था भाई मेटेलिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक मेटल। तो आज के लेक्चर में हमने दो तीन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन सा मॉलिक्यूल सॉरी कौन सा एलिमेंट क्या कंपाउंड बनाएगा, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। उसके बाद हमने देखा है भाई वैलेंसी वगैरह क्या होती है। उसके बाद हमने और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी है, जैसे कि मेटेलिक बिहेवियर वगैरह हो गया। तो इसी के साथ जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिकली वेरी करती हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल से जिनको हम लोग समझ सकते हैं, वो सारी यहाँ पर होती हैं कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे भाई अगले चैप्टर में, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।